नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं नवीन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आने वाले विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज का एक टॉपिक वायुमंडल पे चर्चा करनी है। इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट तो बनते हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक क्लियर होता है तो और भी कई प्रश्न जो इसके आधार पर आप हल कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, आप पीसीएस, आईएएस या आप यूपी टेट, सी टेट, पर्यावरण में, सुपर टेट में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करने से पहले आपको कहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारे द्वारा अन्य जो भी वीडियो आपको दिए जाएंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और बेल आइकन पर भी आप प्रेस करके ऑल पे दबा देंगे तो सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तुरंत मिलेंगे। और अगर आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा तो हम लगातार अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको हमें एक क्लास देते रहेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक पे समय समय पर कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। तो आइए बिना इधर समय गवाए चलते हैं टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है वायुमंडल। दोस्तों, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सामान्य तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन वायु का घेरा है, और इस वायुमंडल में कई गैसें और कई ऐसे तत्व शामिल हैं जिनको हम लोग मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ आप समझ रहे होंगे। मंडल मतलब कई चीज़ों का मिश्रण, यानी कई चीज़ों का मिश्रण मंडल कहलाता। अगर एक ही होता तो शायद हम मंडल न कहते, लेकिन वायु में कई चीज़ें मिली होती हैं जिसके कारण इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मुख्य विशेषता क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन ये होती है। तो आइए हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पृथ्वी का आकार है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य, जो हमें दिखता नहीं है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी का सतह है। ये हमारा एक वायुमंडल है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारे पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर, जहाँ तक हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, वहाँ तक एक वायुमंडल का घेरा हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे ही लिए नहीं, साथ साथ ये कई अन्य कार्य के लिए आवश्यक हैं। जैसे अगर हम कहें कि वायुमंडल हमारे लिए और किस लिए आवश्यक है, तो वायुमंडल ये सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। वायुमंडल ये हमारा, देखिए हम बता दें कि ये वायुमंडल है। आज हम वायुमंडल पे आपको डिटेल चर्चा करके हम उन तत्वों को बताएंगे जिसे आप लोग शायद अभी तक न समझ सके हों। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर है। ये मुख्यतः करता क्या क्या है, उसके बाद आगे इसका हम भेद बताएंगे आपको, इसकी और बातें बताएंगे। ये वायुमंडल जो है सौर विकिरण के लघु तरंगों के, यानी कि लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। ये सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी। ये ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल सौर विकिरण के लघु तरंगों, लघु मतलब छोटे तरंगों के लिए ये पारदर्शी होता है। और इसी का आप दूसरा जान लीजिए, ये पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। ये सौर विकिरण के पार्थिव तरंगों के पार्थिव लंबी तरंगों के लिए, लंबी तरंगों के लिए
अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। ध्यान देना कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर वायु का घेरा है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अभी हम वायुमंडल को एक सामूहिक रूप से देखेंगे तो यह वायुमंडल सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी और पार्थिव लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। ये हमारे वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस प्रकार से यह ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान भी बनाती है। और वायुमंडल क्या विशेषता है? ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य तापमान बनाती है। दोस्तों, अगर यही वायुमंडल जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को लेकर के हमारे पृथ्वी पर जीवन योग्य तापमान बनाती है, यानी इस वायुमंडल की ये भी विशेषता है। अगर आप कहें तो इसी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है और एक निश्चित तापमान जो हमारे लिए पृथ्वी जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए आवश्यक तापमान भी बनाती है। यानी अगर हम मोटी मोटी बात कहें कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल आप समझ गए हैं। और ये वायुमंडल सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी, ये पारदर्शी, पार्थिव तरंगों के लिए अपारदर्शी, ये ध्यान देना। और ये पारदर्शी और ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य तापमान बनाती है। अब हम आते हैं कि इसे हम वायुमंडल कहते हैं, तो वायुमंडल का संगठन क्या है, यानी किन किन चीज़ों को लेकर के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। आप जानिए, इस वायुमंडल में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। कौन कौन चीज़ हैं आप यहाँ यहीं पर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। नंबर 1, गैसें। चूँकि वायुमंडल ये मंडल है, संगठन है, हमारे वायुमंडल में 3 मुख्य चीज़ें आती हैं जिससे मिल करके वायुमंडल का निर्माण होता है। अर्थात इस पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का घेरा है उसमें केवल गैसें नहीं हैं, उसमें 3 मुख्य बातें हैं, 3 मुख्य चीज़ें हैं। उनमें नंबर 1 आती है गैसें, नंबर 2 आते हैं, आप समझ सकते हैं, नंबर 1 गैसें हो गई, नंबर 2 हो गया जलवाष्प। जी हाँ, हमारे वायुमंडल के निर्माण के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, गैसें, जलवाष्प और तीसरी बात हो गई धूल कण। तो ये तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यानी कह सकते हैं वायुमंडल में केवल गैसें नहीं हैं, वायुमंडल में गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है। ये तीनों मिलकर के पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक अदृश्य वायु का घेरा है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उस वायुमंडल की मुख्य विशेषता ये 3 है। ये सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन सौर विकिरण के पार्थिव लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। और तीसरी बात, यही वायुमंडल ऊष्मा को लेकर के पृथ्वी पर, ऊष्मा सूर्य से लेते हैं, ऊष्मा को लेकर के पृथ्वी पर जीवन योग्य यानी जीवन जीने के लिए एक औसत तापमान बनाए रखने का भूमिका अदा करती है, यही वायुमंडल। अब हम बात करते हैं कि हमारे ये वायुमंडल है, आखिर इसमें क्या क्या है। वायुमंडल अगर मुख्य रूप से अगर हम इसका विभाजन करें तो वायुमंडल में 3 मुख्य बातें हैं। नंबर 1 गैसें हैं, नंबर 2 जलवाष्प है और नंबर 3 धूल कण है। अब हम गैसों के बारे में जानेंगे, उसके बाद जलवाष्प के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम धूल कण के बारे में जानेंगे। तो चाहे तो इस बिंदु को आप लोग नोट कर सकते हैं और आगे देखते रहिएगा। अब हम वायुमंडल में गैसों के बारे में जो ये 3 बिंदु बताए गए, हम आपको उनका अलग अलग स्पष्टीकरण कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता दें, वायुमंडल के 3 भाग हैं। नंबर 1 है कि गैसें, ठीक है, नंबर 1 गैसें। नंबर 2 है हमारा जलवाष्प, ये तीनों का यानी कि मिश्रण है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हमारा धूल कण। अब हम नंबर 1 जो हमारा ये गैसें हैं,
इसका हम स्पष्टीकरण आपको देते हैं, यानी कि हमारे गैसों में आखिर क्या क्या बातें हैं। तो हम पहले नंबर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं गैसें। ठीक है, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, आखिर गैसों में क्या क्या बातें आती हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी मुख्यतः गैसें हैं। नंबर 1 है नाइट्रोजन। अभी हम सबके बारे में आपको स्पष्ट बताएंगे। नाइट्रोजन का मान हमारे वायुमंडल में कितना है, 78.03%। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मान आप लोग उसे सुनते होंगे 21%, लेकिन सही इसका मान है 20.99, यानी कि 20.99। इसको सामान्यतः 21% के रूप में भी जानते हैं। नंबर 3 अगर हम आपकी बात करें तो आर्गन। अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन का मान है 0.93, यानी कि 0.93%। आर्गन के बाद अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसका मान, जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, बहुत फेमस है ये गैस, 0.01%, 0.03% हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये 0.01%। दोस्तों ये गैसें हमारे वायुमंडल में हैं, और इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे हीलियम है। हीलियम, ठीक है, हीलियम कह सकते हैं। हीलियम है, हीलियम की मात्रा 0.000018, यानी कि ये हमारा ये हमारा जो है हीलियम की मात्रा है 0.00 यानी 0005%। ये हीलियम है। 5वें, ये हमारा 6वें नंबर गैस है। 7वें नंबर की बात आती है तो इसमें हमारा नियान है। नियान हम कह सकते हैं, नियान 0.0018%। 8वें नंबर पे हमारा आता है क्रिप्टॉन। ये है 0.001, यानी कि क्रिप्टॉन ये है 0.0001%। ये हमारा क्रिप्टॉन है। और उसके बाद जेनान का नंबर आता है। जेनान ये है 0.00005%। ठीक है, तो ये वायुमंडल में ये कुल गैसें हैं। नाइट्रोजन जानते हैं 78% सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं लगभग 21% के आसपास। उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ये कुल गैसें हैं। अब इन गैसों को हम इनके स्वभाव के आधार पर 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं कि इनमें से जो हमारे ये 4 गैसें हैं, ये जो हमारी गैसें हैं, ये हमारी गैसें हैं, कह सकते हैं हम ये हमारी हैं भारी गैसें। ये भारी नहीं, ये हल्की गैसें हैं। ठीक है, और ये हमारे जो हैं, ये हमारे जो है गैसें ऊपर डाल देते हैं। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारी है भारी गैस। अगर इनके वजन के आधार पर हम देखें तो ये जो कुल गैसें हैं 1 से 9 तक के, इनमें से जो ये 5 गैसें हैं, ये इन गैसों की अपेक्षा इनका वजन, यानी इनका वजन ज़्यादा होता है, इनका कम होता है।
ये भारी गैसें हैं, इसीलिए ये हमारे वायुमंडल के निचले, हमारा अगर वायुमंडल देख लें तो हमारे वायुमंडल के निचले परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। सामान्य सी बात है, जो चीज़ वजनी होगी नीचे होगी, जो थोड़ा उससे कम हल्की होगी वो ऊपर होगी। तो ये कुल गैसों में ये भारी गैसें हैं और ये हल्की गैसें हैं, और गैसों में कुल इतनी गैसें हैं। अभी इन गैसों की चर्चा हम आपसे करते हैं। एक चीज़ हम और आपको यहाँ पे बता दें कि गैसें अपने स्वभाव के आधार पर, यानी हल्की और भारी में दो प्रकार की होती हैं, और ये अपने क्रियाशीलता के आधार पर भी इन्हीं गैसों में कुछ गैसें अक्रिय गैसें हैं और कुछ गैसें क्रियाशील गैसें हैं। अक्रिय गैसें मतलब वो गैस जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ज्वलनशील नहीं होती हैं, उसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, और जो गैसें ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के क्रियाशील हो जाती हैं उसे हम लोग क्रियाशील गैसें कहते हैं। अगर इसमें हम आपको अक्रिय गैस बता देंगे तो जो गैसें बचेंगी वो क्रियाशील गैसें हो जाएंगी। हम यहाँ पर अलग से आपको बता दे रहे हैं अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, ठीक है। अक्रिय गैसों में अगर हम नाम लें तो आर्गन, नियॉन, नंबर 1 कर लेते हैं आर्गन, ठीक है, नियॉन, हीलियम, हीलियम के बाद अगर हम कर लेते हैं तो क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सभी गैसें ये जो है अक्रिय गैसें हैं। और एक प्रश्न और बनता है, सभी अक्रिय गैसों में आर्गन सबसे भारी गैस है। अगर हम कह दें सभी अक्रिय गैसों में आर्गन सबसे भारी गैस है। इसको ध्यान देना कि फिर समझ लीजिए इस बात को। हमारा वायुमंडल वायुमंडल के 3 महत्वपूर्ण संगठक हैं। गैसें हैं वायुमंडल में, जलवाष्प है, धूलकण है। अब हम गैसों की चर्चा करते हैं। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये कुल गैसें हैं। इनमें से ये 5 गैसें भारी गैसें हैं जो हमारे सतह से नज़दीक होती हैं, और ये 4 गैसें जो इन गैसों के ऊपर होती हैं, हल्की होती तो ऊपर होंगी, और ये हल्की गैसें श्रेणी में आती हैं। भारी और हल्की के अनुसार ये विभाजन है। उसके बाद इन सभी गैसों में कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अक्रिय होती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ज्वलनशील नहीं होती। इसमें आपका आर्गन देखो आ गया, यहाँ पे आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ओजोन है ना। ये सब गैसें अक्रिय गैसें हो गई। और अक्रिय गैसों में भी एक प्रश्न बनता है कि इसमें आर्गन जो है, सभी अक्रिय गैसों में आर्गन सबसे भारी गैस है। ये प्रश्न बनता है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आपको इसके आगे कुछ बताना चाहते हैं। सभी गैसों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको परिचय बता दें। जैसे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है, और सबसे ज़्यादा सभी गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन के लिए है। और हमारे पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यानी वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस के रूप में, गैस तो सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन पेड़ पौधे वनस्पतियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गैस हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन अपने मतलब कि कुल परसेंटेज में नंबर 2 स्थान पर लगभग 21% है, और ऑक्सीजन ही मनुष्य के लिए एक जीवनदायी का काम होता है। यानी हम इंसान, जीव जंतु सभी लोग, यानी हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं ठीक उल्टा कार्य करती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। इस प्रकार से एक श्रृंखला हमारे वायुमंडल में बना रहता है। यानी कि हमारे द्वारा ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना और ऑक्सीजन का उत्सर्जन, तो एक दूसरे से पूरक होकर के ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण आप जानते हैं। उसके बाद आर्गन 0.93%, सभी अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है, वजनदार गैस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2
आप CO2 के बारे में जान लीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन उत्सर्जित करते हैं और हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वनस्पतियां ग्रहण करते हैं। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पे थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे इसको इरेज करके हम डाल दें प्रकाश, तो थोड़ा समझते चलेंगे और वीडियो को जब न समझ आए दोबारा फिर देख लीजिएगा। अगर हम ध्यान दें कि हमने आपको बता दिया नंबर एक हमने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन। नंबर 2 हमने बता दिया महत्वपूर्ण में, ये आपका नाइट्रोजन के बाद हमने बताया ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पे हमें बताना आपको है कि आर्गन आप जानते हैं आर्गन हम क्यों महत्वपूर्ण है और सभी अक्रिय गैसों में सबसे सर्वाधिक है। और इसके बाद उसका चौथे नंबर पर आता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, जिसे हम लोग CO2 के रूप में जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य विशेषता है, सबसे पहले तो मौसम विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मौसम विज्ञान की दृष्टिकोण से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पार्थिव और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, जिसको हमने आपको शुरुआत में समझा दिया। कोई हमने पूरे वायुमंडल की बात कही थी, लेकिन हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शी होता है। यानी कि ये इसको भी आप जान लीजिए कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी 60 में कर देते हैं और पार्थिव के लिए अपारदर्शी 60 में अपारदर्शी, इसकी मुख्य विशेषता है। तीसरी बात हम बताते हैं आपको कि जीवाश्मों के दहन और वनों के कटाव के कारण, जीवाश्मों के दहन यानी जीवाश्मों को लकड़ियों के या इंसानों के, जीव जंतुओं के किसी के दहन से, जीवाश्मों के दहन से जिसमें जीव का अंश पाया जाता है उसे जीवाश्म बोलते हैं। अगर उनको दहन मतलब जलाया जाता है, तो जीवाश्मों के दहन से और पेड़ पौधों के कटान से, एक तो जीवाश्म दहल रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है। दूसरी बात, जब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो उस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में ग्रीन हरित प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं। यानी कि इन दो के कारण कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे वायुमंडल में बढ़ती जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ता जाता है, जिससे क्या होता है हमारे वायुमंडल में यानी तापमान की वृद्धि, यानी कि जीवाश्म दहन यहाँ पे कर देते हैं। जीवाश्म दहन एवं वनों के कटाव से जीवाश्मों के दहन एवं वनों के कटाव से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ब्रैकेट में कर सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव, समझे आप, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जीवाश्मों के दहन और वनों कटाव कारण बढ़ती जाती है तो हमारे संपूर्ण वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम थोड़ी सी बात हम ओजोन गैसों के बारे में आपको बता दें। आपने सुना होगा ओजोन गैसों के बारे में, ये क्या है। ओजोन गैस हमारे पृथ्वी से सतह से लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक दूरी तक पाया जाता है। इन ओजोन गैसों को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी जैसे है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर इन गैसों का एक लेयर है जो कि 15 से 20 किलोमीटर ये मोटी लेयर आती है।
जो कि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है इनको प्रस्फुटित कर देती है, विरक्त कर देती हैं और ये सीधे हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन ये ओजोन गैसें कहाँ पर हैं? हमारे पृथ्वी के सतह से तो कहने को तो 50, लेकिन इनका ज़्यादा एरिया घेराव यानी संगठन इनका 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है और ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर लगभग 15 से 20 किलोमीटर का एक लेयर बनाए हुए है, जिसे हम लोग जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की यानी हम पृथ्वी पे जीवन की रक्षा करती हैं। यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना इनका मुख्य काम होता है, क्योंकि इन ओजोन गैसों का लगभग 15 से 20 किलोमीटर का लेयर होता है। लेकिन हम ओजोन गैसों के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ओजोन गैसें जो है इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बहुत कम है। ओजोन गैसों के बारे में थोड़ा हम इसकी चर्चा आपको इरेज करके बताते हैं कि ओजोन गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल में कम है। एक बार समझने का प्रयास करिए, ज़रूरी है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर यानी एक मोटी लेयर ये ओजोन गैस की है। दोस्तों, यही ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनसे हमारे पृथ्वी की बचत करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो ये ओजोन गैसों का लेयर है लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर का जो ये लेयर है, इसको हमारे पृथ्वी पर कुछ कृत्रिम कार्य, कुछ भौतिक कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे कार्य से इस लेयर में कमजोरी आ रही है। वो लेयर क्या है? जैसे हमारे जो जेट विमान हैं, जब जेट विमान में हमारे जो ईंधन भरे जाते हैं, जब जेट विमान उड़ते हैं, जानते हैं आप, ये सुपरसोनिक जो हवा की गति से भी तेज़ चलते हैं, अर्थात इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक की होती है। और इसमें जो ईंधन भरा जाता है जब वो जलता है तो जेट विमानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जेट विमानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। उसके बाद हमारे पृथ्वी पर जो हम लोग कुछ ऐसे यानी कि एसी है, एसी, फ्रिज, इन चीज़ों से CFC गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन गैसों का? CFC। सी से क्या है? ये कार्बन, ये फ्लोरीन, साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। यानी इन नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 CFC कार्बन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनसे क्लोरो फ्लोरो यानी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, क्लोरीन एक हो गया आपका क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। इन तीनों जब गैसें, ये 3 गैसें और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये जब भारी मात्रा में जेट विमान से, ये एसी फ्रिज से ये निकलते हैं, ये तीनों मिल करके हमारे ओजोन में जो हमारी गैसें इसमें होल कर दे रहे हैं। जब कोई होल या रास्ता बन जाता है, उससे क्या होता है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर हानिकारक किरणें बहुत ही नुकसान पहुंचाती है जीवन के लिए। तो इनसे रोकथाम के लिए जब पूरे विश्व स्तर पे ये समस्या बढ़ती गई, इसके लिए विश्व स्तर पे एक सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन के द्वारा उसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्व के सभी देश ऐसे कार्य कम से कम करेंगे जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये CFC गैसें कम उत्पन्न हों, जिससे हमारे ओजोन परत की रक्षा हो सके। और इसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। कब बनी थी? 1987 में, यानी कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सहमति बनी थी जिससे ओजोन परत को बचाया जा सके, यानी ऐसे कार्य न किए जाए जिससे ओजोन परत, किसी एक देश से नहीं तो पूरा वायुमंडल सभी का है, तो किसी के देश के द्वारा अगर गलत किया जाएगा तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए पूरे विश्व स्तर पर ऐसा किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन परत के लिए। और हम आपको
थोड़ा सा बताना शायद हल्का कर गए थे कि हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन जो तीव्र गति से हो रहा है, जीवाश्मों का कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल था। 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये दो बात आप ध्यान रखना। ये CO2 के लिए था, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, जीवाश्मों का दहन कम हो, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। उसके लिए विश्व स्तर पे क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो में एक विश्व स्तर तक का सम्मेलन हुआ 1977 में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कम से कम हो, यानी कि अगर उत्सर्जन तो जो इंसान है तो उत्सर्जन होगा, लेकिन उसकी मात्रा वायुमंडल में ना बढ़े, उसके लिए तमाम से ऐसे वैश्विक स्तर पर कार्य किए जाने के लिए 1977 में ये सहमति बनी थी। ये दोनों प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए कि ओजोन परत के लिए किस प्रोटोकॉल से संबंध है, तो आप कह सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से 1987 में। अगर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड से के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था, तो 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल। इन दो बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका ये प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ओजोन क्लियर हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो गया आपका, क्योटो प्रोटोकॉल क्लियर हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लियर हो गया। जेट विमानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, AC फ्रिज से CFC यानी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, ये जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन फ्लोरीन। तो ये हमारे हो गए कि ये हमारा हो गया गैसें। तो आप इन बातों से समझ गए कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और ये गैसें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी भाषा में, अब दूसरी बात, हमारे वायुमंडल में नंबर 1 आपने पढ़ा था गैसें, नंबर 2 जलवाष्प। अब हम जलवाष्प के बारे में आपको बता दें। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में इनकी मात्रा यानी कि 0 से लेकर के 4% तक होती है। जलवाष्प किसे कहते हैं? जल यानी हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाना, यानी जब हम पानी को या तो गर्माएं या तो गर्मियों में सूर्य के प्रकाश से किसी भी मसले पर जल गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं वाष्प के रूप में, तो हमारे वायुमंडल में फैल जाती हैं। यानी वायुमंडल का एक हिस्सा है जलवाष्प, जो 0 से 4% तक का इनका हिस्सा होता है। और कह सकते हैं ठंड क्षेत्र में 1% के आसपास, और गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र में लगभग 4% के आसपास तक अधिकतम। ठीक है, 0 से 4% इनकी वायुमंडल मात्रा होती है। ठंड क्षेत्रों में 1% तक, गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में इनकी मात्रा 4% तक होती है। ठीक है, और ये सतह से लगभग पृथ्वी सतह से इनका जो है सतह से 5 km तक कुल 90% मात्रा इनकी पाई जाती है। अर्थात जलवाष्प जो होता है पृथ्वी से के सतह से 5 किलोमीटर तक इनकी जो 4% हिस्सा कुल में है, इसका कुल हिस्सा 90% हिस्सा ये हमारे केवल 5 किलोमीटर तक के हिस्से में पाई जाती है। अर्थात जब हम सतह से ऊपर चलेंगे 5 किलोमीटर को आगे, तो वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा एकदम नगण्य हो जाती है, लगभग 0 के आसपास पहुँच जाती है। ठीक है, और ये भी गैस यानी कि जो हमारा जलवाष्प है ये CO2 की तरह ही, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। यानी कुल मिलाकर के ये भी CO2 की तरह ये भी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। जैसे CO2 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तो ये हमारे जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करने में एक तरह से हेल्प करती हैं। और इसी जलवाष्प के कारण ही वाष्प फैला हुआ है। यही जलवाष्प हमारे वायुमंडल में समय समय पर बादल, वर्षा, कुहरा, ओस, पाला यानी कि पानी के रूप में जितने भी कार्य हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो बादल से बनना शुरू हो, वाष्प, कोहरा, चाहे घना कोहरा, हल्का कोहरा, बादल, ये सारी चीज़ें वर्षा को लेकर के, ये सभी का कारण हमारा जलवाष्प ही है। यानी कि इससे क्या होता है, बादल, वर्षा, कोहरा या धुंध, जो भी आप देखते हैं, इन सब का रीजन हमारा जलवाष्प है। और जलवाष्प का एक उदाहरण हम आपको और दे दें कि देखिए हमारे
ये कैसे हमारे वायुमंडल में है ये आप जान लीजिए। जैसे ही देखते हैं फरवरी में फरवरी में देखेंगे पतझड़ शुरू हो जाता है, यानी कि वायुमंडल इतना शुष्क हो जाता है, यहाँ से जो वाष्प की मात्रा होती है पलायन कर जाती है जहाँ पे गर्म क्षेत्र होते हैं, तो एकदम कम हो जाने के कारण पेड़ पौधे वनस्पतियाँ अपना भोजन वाष्प के रूप में ग्रहण नहीं जब कर पाती, वह जल उनको पानी उनको नहीं मिल पाता है, तो क्या करती हैं अपने पेड़ पौधे अपने को बचाने के लिए अपने पत्तों को वो गिराना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता। तो पहले अगर वो जीवित रहेंगे तो पत्ते भी फिर मिलेंगे। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि ठंडियों में जब उनको जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बिल्कुल कम हो जाती है तो पत्तियों को गिरा देती है। इसी को हम लोग कहते हैं पतझड़। पतझड़ हमारे शौक नहीं होता, पेड़ पौधे वनस्पतियों को उस समय वो जलवाष्प से यानी पानी का मिलना कम हो जाता है, जिसके कारण वो अपने जीवन को बचाने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं। अब देखिए जैसे फरवरी के बाद मार्च आता है, थोड़ी थोड़ी क्या होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर लंबवत जब पड़ने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है। जब गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे जो भी जल की मात्रा है किसी भी रूप में है वो गर्म हो करके फिर हमारे वायुमंडल में बढ़ने लगता है। अप्रैल आते आते मई आते आते देखो वही पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, भले बरसात नहीं होती लेकिन हरे भरे एकदम दिखाई पड़ते हैं, वही पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बिल्कुल हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। रीज़न ये होता है कि गर्मी पड़ने से वाष्प की मात्रा जलवाष्प की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाती है और उसमें बरसात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मई में आप देखेंगे सभी पेड़ पौधे एकदम हरे भरे दिखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो पेड़ पौधे पत्तियाँ उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको जल को ग्रहण करते हैं, तो वो बिल्कुल हरे भरे होते हैं। तो हमारे भारत में ये जो है पतझड़ की स्थिति आती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम में उतार चढ़ाव रहता है, एक जैसा मौसम नहीं रहता है। तो ठंडियों में पतझड़ का यही कारण है, जलवाष्प का कम हो जाना वायुमंडल में, ऐसा कारण बताया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 0.001% भाग हमेशा सुरक्षित रहता है, यानी कि 0.001% भाग यानी कि सुरक्षित। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम नहीं है, यानी कि खूब ठंडी पड़ रही है तो एकदम जलवाष्प बिल्कुल नहीं है। कम से कम 0.001% हिस्सा वायुमंडल में जलवाष्प हमेशा रखा है, किसी रूप में बदल जाए लेकिन इतना जलवाष्प बना रहता है। कभी प्रश्न पूछ सकता है बताइए वायुमंडल में न्यूनतम जलवाष्प की मात्रा कितनी बनी रहती है, तो 0.001% भाग हमेशा सुरक्षित रहता है। तो ये था हमारा जलवाष्प, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आपने देख लिया। अब अगली बात हमारी बात आती है धूल कण की। क्या हमारे वायुमंडल में अगर धूल कण है निश्चित तौर से है, तो ये किस तरह से लाभदायक या हानिकारक है। अब हम बता दें आपको, ये धूल कण हमारे लिए, देखिए हमारे वायुमंडल में धूल कण हैं, ये धूल कण सामान्यतः हमारे लिए अदृश्य होते हैं। बचपन से इन धूल कणों से हमारा सामना होता है। कभी कभी अगर आप अपने घरों में बैठे हैं गर्मियों में या दिन में, कभी किसी विंडो या किसी खिड़की से सीधे सूर्य की लाइट अगर आप एक कमरे में आए और कमरे में एकदम बिल्कुल अंधेरा हो, अगर आप उस लाइट के उस पार देखेंगे तो छोटे छोटे धूल कण आपको दिखते हैं, यानी अति सूक्ष्म धूल कण ये वायुमंडल का एक हिस्सा है, वो हमेशा रहते हैं। यानी कि गैसें, जलवाष्प और धूल कण ये हमेशा वायुमंडल में रहते हैं। ये कैसे होते हैं धूल कण? ये धूल कण समुद्री नमक के छोटे कण, मिट्टी के अति सूक्ष्म धूल कण, राख का एकदम बिल्कुल छोटा हिस्सा जो हमको दिखता नहीं सामान्य रूप से, ऐसे कण जो बहुत हल्के होते हैं, ये हमारे वायुमंडल में मिले होते हैं। यानी कि इसमें खास तौर से नमक के कण और धूल, और हमारे वायुमंडल में उल्का पिंडों के टूटने से जो घर्षण से जो धूल कण निकलते हैं वो भी हमारे वायुमंडल में चलते रहते हैं। अब इन धूल कणों की बात जब आती है तो ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। इन धूल कणों में, नमक के कण में, धूल में ये आर्द्रताग्राही का काम करते हैं, आर्द्रताग्राही का काम करते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में यानी कि मौसम का उतार चढ़ाव होता है, तो तब क्या होते हैं हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ये इन्हीं धूल कणों के सहारे, जैसे मान लीजिए छोटा धूल कण है, इन्हीं धूल कणों पे सहारे ये चपकना यानी संघनित होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कुहरा। यही धूल कणों पे जब जलवाष्प संघनित होकर के बढ़ जाता है तो कुहरे के रूप में हम लोग जानते हैं।
अगर बर्फ भी पड़ता है, इन्हीं धूल कणों पर जब पानी इकट्ठे होकर के बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं तो इन्हीं धूल कणों उसका आर्द्रग्राही का काम करते हैं। कभी अगर आपको बर्फ नीचे ज़मीन पर गिरे, आप उस बर्फ को लेकर के किसी थाली किसी बर्तन में उसको एक टेम्परेचर पर डाउन गला दीजिए, आप देखेंगे कि नीचे आपको ढेर सारे छोटे छोटे धूल कण नीचे दबे मिलेंगे। क्योंकि ये धूल कण, हमने पहले बताया, यही धूल कण बादल के लिए, वर्षा के लिए, कोहरा के लिए, पाला के लिए जो तमाम सी क्रियाएं होती हैं उन्हीं का एक आधार है। बिना इन धूल कणों के यह आधार वायुमंडल में बन नहीं पाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नमक के कण हैं, धूल हैं, ये हमारे वायुमंडल में आर्द्रग्राही का काम करते हैं। और एक बात और हम धूल कणों के माध्यम के लिए बताएंगे आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर से जो क्वेश्चन बनता है, ये जो हमारे सूर्य से जो हमारी सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश आता है, उनके प्रकीर्णन का काम करती हैं। क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, यानी कि सूर्य के प्रकाश को भी फैलने के लिए एक आधार चाहिए, कहीं से परावर्तित होनी चाहिए लाइट। तो हमारे वायुमंडल में फैले हुए धूल कणों ही हमारे सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का एक मुख्य आधार हैं। अगर वायुमंडल में धूल कण न होते तो ये सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन का अभाव हमारे वायुमंडल में बना रहता। जैसे और जान लीजिए इन धूल कण का और क्या है? आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, नीला दिखाई देना, दिखाई देना। आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले 7 रंगों में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, यानी उनका फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। और फैलाव के लिए धूल कण उपयोगी हैं, और उन्हीं धूल कणों के माध्यम से जब नीला रंग फैल जाता है तो हमको आकाश का रंग नीला दिखता है। और आकाश ऐसा नहीं कोई दीवार बनी वो नीले रंग का हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सूर्य से आने वाले जो 7 रंग हैं उसमें नीले का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। फैलाव के लिए धूल कण माध्यम होता है, इसीलिए हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। एक बात और, जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक विशेष रंग का दिखना होता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय और गोधूल के समय हमको एक विशेष प्रकार का रंग सूर्य के आसपास दिखता है, जिसे हम लोग नयनाभिराम रंग कहते हैं। यानी कह सकते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त एवं गोधूल के समय नयनाभिराम रंग, ये जो रंग दिखता है सूर्यास्त के समय, बिल्कुल आप देखते हैं हल्का रेड टाइप का, हल्का पीला लेते हुए रेड। और सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, गोधूल के समय जो ये बिल्कुल आँखों को मोह लेने वाले जो रंग होते हैं, जिन्हें हम नयनाभिराम रंग कहते हैं, इनका कारण भी यही धूल कण ही हैं। अगर ये न होते तो आकाश का रंग नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त समय, गोधूल के समय नयनाभिराम रंग का होना, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होना, ये सारी चीज़ें, और वर्षा वगैरह के लिए नमक के कण, धूल के कण, ये ठीक प्रकार से माध्यम न बन पाते। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कि गैसें, जलवाष्प और धूल कण कैसे अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए एक महत्वपूर्ण वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब हम जान लें कि हमारा वायुमंडल केवल गैसों का मंडल नहीं है, उनमें धूल कण, जलवाष्प और गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, सब पे विधिवत चर्चा की गई। और अब हम अपनी बात को समाप्त करते हुए 2-4 प्रश्न आपसे पूछते हुए आपका जो है टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, और अगले फिर टॉपिक पे आपसे फिर मिलेंगे। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। इसको ध्यान रखिए, यह आता है वायुमंडल गैसों का मिश्रण है कि यौगिक है। तो ये क्या है? मिश्रण है। दिमाग में उठा लीजिए, वायुमंडल एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, यौगिक नहीं है। अब ऑप्शन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और वायुमंडल में कुल अक्रिय गैसों की मात्रा कितनी होती है? 0.93993%। अगर पूछ लिया जाए कि अक्रिय गैस कितनी पाई जाती है, कुल सारी अक्रिय गैसों को मिला देंगे तो 0.93, अर्थात 99% से ज़्यादा कैसी हैं? क्रियाशील गैसें हैं।
और 0.1% से कम क्या है, अक्रिय गैसें हैं। कुल अक्रिय गैसों की संख्या 0.93% है। अगर पूछा जाए इन्हीं सब गैसों सबकी वजह से हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान ये है 15 डिग्री से, यानी अधिकतम और न्यूनतम को लेकर के पूरी पृथ्वी का, केवल भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। अब बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा सतह से 90 किलोमीटर जाने के बाद धीरे धीरे नगण्य होने लगता है, यानी कम होने लगता है, यानी नगण्य हो जाता है। धीरे धीरे कम तो होता है, लेकिन 90 किलोमीटर तक जाते जाते वायुमंडल में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगती है। सारे टॉपिक से एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न अगर आप आपसे करें कि हमारे पृथ्वी, हमारे पर के चारों ओर वायुमंडल के होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो निश्चित आप उत्तर तुरंत आपके मुंह से निकल रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण। हमारे पृथ्वी में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य वायुमंडल है, जो जीवन के लिए लाभदायी है, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। अगर हम आपको बात करें कि हमारे वायुमंडल में आर्द्रताग्राही का कार्य कौन करता है, तो अभी आपको बताया धूल और नमक के कण ये आर्द्रताग्राही यानी कि जलवाष्प को अपनी ओर खींचते हैं, आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, यानी उसी से जल का बूंद वाष्प ये सब बनता है। और चलते चलते हम आपको लास्ट एक प्रश्न बता दें, वायुमंडल में तापमान की ह्रास दर कितनी है। वायुमंडल में यानी कि तापमान की कमी कितनी है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर प्रति km पे। अगर हम वायुमंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर यानी कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान कम हो जाता है। समझ गए ना। अगर हम प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई जाएं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसी प्रकार से जब हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर जाते हैं तो मैदानी इलाकों के अपेक्षा पहाड़ी इलाकों में तापमान कम होता जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे CO2 की मात्रा कम होती जाएगी और सूर्य से आने वाली ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड ही अवशोषित करके पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे CO2 की कमी आएगी और जब वो कम होता जाएगा तो ऊष्मा को अवशोषित कम करेगा। इस प्रकार से ऊंचाई पर जाते जाते तापमान कम होने लगता है। जैसे अपने यहाँ देखिए भारत के मैदानी इलाकों में तापमान गर्मियों में बढ़ जाता है, लेकिन जब हम मसूरी, हिमाचल और श्रीनगर जाते हैं, चूँकि वो समुद्र तल से यानी मैदानी इलाकों से अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जिसके कारण वहाँ का तापमान अधिक रहता है। दोस्तों, इसके आगे हम आपको अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा वायुमंडल में जो वायुमंडल है उनका स्तरीकरण, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी वायुमंडल का सेकंड पार्ट हम लेकर बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसमें से आप क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आप हमसे चर्चा करिए, अपना सुझाव दीजिए, हम आपको पुनः फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें, जिससे हमारे उत्साह में बढ़ोतरी होगी और हम और मन से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।